नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत के अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हुए समय को देखने के लिए। असल मायने में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से दुनिया के सामने झूठ कहे जा रहे थे कि हमने भारत से कहकर युद्ध रुकवाया। भारत ने इनको मना क्या किया, ये बिखर गए और इन्होंने रूस से तेल खरीदने के नाम पर भारत और चीन में से केवल भारत को प्रतिबंधित किया है। अब आप कहेंगे सर, प्रतिबंधित किया है, ये शब्द आप कैसे यूज कर रहे हैं? मैं नहीं, आज इन्हीं की तरफ से बयान आया है, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि हमने भारत पर टैरिफ नहीं, प्रतिबंध लगाए हैं। और वो जो प्रतिबंध है, ये शब्द अपने आप में सैंक्शन अंग्रेजी में कहलाते हैं। और साथियों, सैंक्शन अक्सर उन देशों को किया जाता है जिनके साथ आप अपने रिश्ते सबसे खराब स्थिति में देख रहे होते हैं। अमेरिका ने पिछले दिनों में रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया को प्रतिबंधित किया था। क्या अब हम खुद उस लिस्ट में जा रहे हैं? अमेरिका ने रूस को नीचा दिखाने के लिए या फिर ट्रंप के ईगो को बड़ा करने के लिए किसी भी रूप से किया हो, भारत को प्रतिबंधित किया है, ऐसा बयान व्हाइट हाउस की तरफ से आया है। आप और हम ये तो जानते ही हैं कि हम पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था। रेसिप्रोकल टैरिफ को हमने ये माना था कि भाई ठीक है, हम अमेरिकी गुड्स पर लगाते हैं, आपने हमारे सामान पर लगा लिया, समझ में आया। लेकिन इस टैरिफ की बाद में अब जो सैंक्शन की न्यूज है, इसने समस्त भारतीयों को निश्चित ही सोचने पर, विचार करने पर दिशा दे दी है कि अब सोचिए इस दिशा में कि अल्टीमेटली किस तरह से हमारे बारे में थॉट दी जा रही है। ये जो बात है, ये अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लिविट जो हैं, उनके द्वारा प्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में या फिर बयान में कही गई। खैर जो भी हो, इनके बयान जिस तरह से भी हो, भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% लग चुका है। कुछ ही दिनों के अंदर एडिशनल 25% सैंक्शन वाला टैरिफ, जिसे ये लोग पेनल्टी टैरिफ बोलते हैं, वो भी लगने वाला है। इस प्रकार से भारत पे 50% अमेरिकी टैरिफ लग जाएगा। अर्थात भारत से अगर कोई सामान अमेरिका बिकने जाएगा तो उस पर 50% अतिरिक्त कर देना होगा। चलिए, यहां तक की बात समझ में आई। लेकिन ऐसा क्या है कि इन तमाम टैरिफ के बावजूद भी भारत का जो बाजार है, वो बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है? क्या भारत ने जिस तरह से रूस को साधने का और चीन को साधने का प्रयास किया है, उसको बाजार ने सकारात्मक रूप से लिया है क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ तो आप टैरिफ की खबरें सुन रहे हैं, सैंक्शन की खबरें सुन रहे हैं, और वहीं जिस समय मैं आपका ये सेशन कर रहा हूं, उस समय पर बाजार, इस समय सेंसेक्स 81,849 पर चल रहा है। टैरिफ की घटना, सूचना, तमाम प्रकार के जो भी बयान आ रहे हैं, उन सब के बावजूद बाजार भागे जा रहा है। बाजार को टेंशन ही नहीं हो रही। लेकिन क्या वास्तव में केवल बाजार ही पैमाना होता है हम पर पड़े असर का? तो आंसर है नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बहुत से ऐसे सेक्टर भी हैं जिनसे एक्सपोर्ट होता है, उनके कामगारों के ऊपर असर पड़ सकता है। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रोजगार पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो इंडियन सेंटीमेंट है, वो आपको बाजार में दिख रहा है। और बाजार में दिख रहे इस सेंटीमेंट से ये तो अर्थ निकलता है कि भारतीय बाजार चढ़ रहा है। चलिए साहब, भारतीय बाजार चढ़ रहा है। भारतीय बाजार चढ़ रहा है, देखकर मन आपका भी करता है कि बाजार में अगर वृद्धि हुई है, तो इसका मुनाफा मैं क्यों ना कर लूं, इसका लाभ मैं क्यों ना कमा लूं। क्योंकि आसान भाषा में ये यही कह रहा है कि कल तक जो शेयर एक्स कीमत के थे, अब वो एक्स प्लस वाई कीमत पर पहुंच चुके हैं, प्लस में वाई हुआ है। शेयरों की कीमत बढ़ी है, तो क्यों ना मैं भी इस मुनाफे से मुनाफा कमाकर निकल जाऊं। लेकिन करें क्या? हमें तो जानकारी ही नहीं होती कि शेयर खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, कब एग्जिट करना होता है, किस तरह से अगर सेम डे पर भी ट्रेड करना हो तो इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं। परेशान मत होइए, मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री करनी होती है, कैसे एग्जिट करना होता है, कैसे अकाउंट मेकिंग होती है, कैसे आपको देखना होता है बाजार कैसे चल रहा है, सभी बातें एकदम बेसिक से सिखाई हैं अपने बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, जहां आप भी इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। आप भी अपने लिए स्टॉक मार्केट में हो रहे इस उतार चढ़ाव का खुद को हिस्सा बना सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में ये कोर्स पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ हिंदी भाषा में उपलब्ध है। कंटेंट अंग्रेजी में उपलब्ध है। आप इसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रेफरेंस में से यूज कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में बातें बाजार की एप्लीकेशन का दिया हुआ है। चर्चा है कि हाल ही में अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, कैरोलिना लेविट, इन्होंने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया कि हमने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। पूछा गया कि मैडम ऐसी मेहरबानी क्यों? बोले रूस पर दबाव डालने का प्रयास था, तो रूस पर दबाव डालने के लिए हमने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए।
ये सुनने में थोड़ा-सा आप लोगों को, क्योंकि इतने दिनों से हम इस खबर को बार-बार सुन रहे हैं, असर नहीं डालती, लेकिन इस बात को अगर गहराई से सोचें, तो विचार करने की बात ये है कि क्या भारत गुलाम है क्या? क्या भारत अमेरिका के अधीन है क्या? जो अमेरिका हम पर इस तरह का बर्ताव कर रहा है, जैसे हमने उसकी सत्ता को अपनी सत्ता माना हुआ है। वो हम पर इस तरह का बर्ताव कर रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद कैसे सकता है? वो तो हमारी बपौती है ना। किसी देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता के मायने क्या रह गए? आज दुनिया में डेमोक्रेसी का गीत गाने वाले अमेरिका, और हाँ, अमेरिकी समर्थक जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के अंदर तमाम राजनीतिक मुद्दे चलते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिकी संस्थाएं अगर भारत पर कोई बयान दे दें, तो हमारे देश के बहुत सारे राजनेता कूदने लगते हैं, कहने लगते हैं कि देखा, अमेरिका ने कहा है डेमोक्रेसी संकट में है। आज उन्हीं राजनेताओं के मुंह बंद हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी के नाम पर, दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका द्वारा ये जो आजकल किया जा रहा है, इस पर हमारे देश के किसी भी राजनेता का मुंह से बयान बाहर नहीं आ रहा है। क्या हम वाकई में गुलाम हो गए हैं? क्या वाकई में हम अमेरिका के इस बयान से संबंध रखते हैं? आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अभी हमसे अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं है। आंसर तो यही है ना। हमसे किस बात पर अमेरिका खफा है? आंसर है कि आप रूस से तेल क्यों खरीदते हैं? भाई, हम स्वतंत्र हैं। अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने सॉवरेन राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम जिससे चाहें व्यापार करें। जी नहीं। आपको अगर हमसे व्यापार करते रहना है, तो आपको रूस से व्यापार छोड़ना होगा। यार, ये तो बचपन में होने वाली, स्कूलों में होने वाली लड़ाई सी लगती है कि तूने अगर उस दोस्त से बात करी जिससे मेरी लड़ाई हो रखी है, तो मेरी तुझसे लड़ाई हो जाएगी। या तो ये बचकानी हरकत है, या फिर ये नियो कॉलोनिज्म है। आपको ये समझना होगा कि आज के जमाने में इस नव उपनिवेशवाद से भारत और भारत के राजनेता, जो कि वर्तमान में अपनी राजनीति में उलझे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि कहीं हम धीरे-धीरे अधीन तो नहीं होते जा रहे हैं। बाद में हमें ये समझ भी नहीं आएगा कि हम कब परतंत्र हो गए। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, तो क्या अब हम ब्रिटिशर्स के बाद में अमेरिकियों के गुलाम होते जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारत के साथ किया, ये हमारे राजनेताओं को अपने निजी स्वार्थ से, अपनी राजनीति से ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता के लिए विचारने योग्य सबसे बड़ा तथ्य है। खैर, पहले इनका बयान मैं आपको सुनवा देता हूं, और फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। Expects that to happen. And how long is Trump willing to wait and operate in good faith for Putin to actually arrange a meeting before he intervenes? Look, the president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end, and he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move, and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. Just a clarification on something you said earlier about Putin agreeing. That have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president सीधी सी बात है कि रूस पर पब्लिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ट्रंप ने खूब सारे प्रयास किए। आपने भी देखे होंगे कि जैसे हमने भारत पर प्रतिबंध लगाए, इतने सारे दुनिया के पत्रकारों के सामने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से आया ये बयान दर्शाता है कि हम लोग केवल और केवल अमेरिका के लिए एक साधन, यानी कि ऑब्जेक्ट रहे, जिसपे उन्होंने पेनल्टी टैरिफ लाद दिए 25% के। ये टैरिफ 27 अगस्त से हम पर लागू होंगे। अर्थ ये है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, इसलिए हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है साहब, ये टैरिफ अब सैंक्शन है। सवाल ये है, अमेरिका ने क्या हम पर पहले भी सैंक्शन लगाए हैं क्या? क्या हमारे ऊपर सैंक्शन से सब कुछ बिगड़ जाता है क्या? आइए मैं आपको इतिहास बताता हूं, क्योंकि न्यूज में ये चर्चा होने लगी है कि इनके मुंह से निकला ये बयान स्लिप ऑफ टंग था, या फिर वाकई में ये कुछ ऐसा कहना चाह रही थी। क्योंकि कैरोलिना लेविट ने जिस तरह से ये बयान दिया, इससे अमेरिकी मानसिकता तो साफ हो गई। इसके पीछे के अगर तात्कालिक कारण खोजे जाए, तो निश्चित ही ट्रंप पुतिन को शांत नहीं करा पा रहे हैं, और उन्हें यह समझ में आता है कि भारत और रूस के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। उन्हें समझ में आता है कि पुतिन को अगर दबाना है, तो भारत को दबाने से प्रभाव पड़ सकता है, और प्रभाव पड़ता दिख भी इनको रहा है। क्योंकि पहले जब इन्होंने ये घोषणा की थी, तब डोभाल साहब रूस गए हुए थे, और आज विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर साहब रूस की यात्रा पर हैं। तो
या तो ये कि जब-जब रूस पर दबाव डालना हो, भारत को नुकसान पहुँचाओ, रूस उसे बचाने ज़रूर आएगा। या तो ये संदेश सीधा-सीधा सा है, या दूसरा संदेश जिसको हम लोगों ने भले ही मज़ाक में लिया हो, लेकिन ट्रंप ने इसे मज़ाक में नहीं लिया। ट्रंप वाक़ई में चाहते हैं कि उन्होंने दुनिया में जो युद्ध रुकवाए हैं, उसको पहचानते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। लंबे समय से चला आ रहा रशिया-यूक्रेन और इज़राइल-पैलेस्टाइन या इज़राइल-गाज़ा, ये अब तक इनके प्रभावों से नहीं रुक पाया है। इनके प्रभाव से नहीं रुक पाना या फिर इनके प्रयास से नहीं रुक पाना इनके लिए बड़ा इंसल्ट है। नवंबर से अब दोबारा नवंबर आने को हुआ, इनसे दोनों ही वॉर नहीं रुकवाए गए। इसलिए इन्होंने कुछ और वॉर जैसे भारत पाकिस्तान का क्रेडिट लेने का प्रयास किया। यहां तक कि इन्होंने थाईलैंड कंबोडिया तक को नहीं छोड़ा। इसी तरह से रूस किसी तरह के ट्रंप के जो प्रयास हैं वो इनके हाल ही के बर्ताव में भी दिखते हैं। पता चलता है कि हाल ही में नोबेल पीस पुरस्कार जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, उनको ट्रंप के द्वारा फोन किया गया और कहा गया कि वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले। सोचिए, नोबेल पुरस्कार नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के द्वारा दिया जाता है। बकायदा ये भाई साहब उन्हें फोन करके कहते हैं कि आप लोग मुझे कंसीडर क्यों नहीं करते, मुझे नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं देते। बकायदा ट्रंप के द्वारा नॉर्वेजियन मिनिस्टर को नोबेल पीस पुरस्कार के लिए कॉल कर दिया गया। कहा गया कि मैंने इतने जंग रुकवाए हैं, मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जाए। इसका मतलब इनका पागलपन इस नोबेल पुरस्कार के लिए कुछ बढ़ गया है, और उस बढ़ते में भारत के द्वारा यह स्वीकार ना करना इनके ईगो पर गहरी चोट पहुंचाया है। तभी शायद इन्होंने हम पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन प्रतिबंधों का एक लंबा इतिहास है साथियों। भारत ने जब पहली बार परमाणु बम परीक्षण किया था, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, वर्ष 1974 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, अमेरिका ने हम पर तब भी प्रतिबंध लगाए थे। मैं आपको याद दिला दूं साथियों, आज ईरान न्यूक्लियर टेस्ट ना कर ले, इसके लिए उस पर B2 बॉम्बर जैसे बॉम्ब चला दिए गए। आप सोचकर देख सकते हैं कि भारत जब न्यूक्लियर परीक्षण करने जा रहा होगा, तो उस समय का अमेरिका भारत पर कैसे दबाव डालता होगा। उसके बावजूद भी हमने प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया, और दूसरी बार जो एकदम कन्फर्मेटिव था, क्योंकि प्रथम परीक्षण को इन लोगों ने हंसी मजाक में उड़ा दिया कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सेकंड बार जब हमने पोखरण में परीक्षण किया 11 और 13 मई 1998 में, अमेरिका एकदम बौखला गया। भारत ने इतना सीक्रेटिव तरीके से परीक्षण किया कि इन्हें कानों कान हवा तक नहीं लगी, और जब यह जानकारी इन्हें पता चली तो इन्होंने लिस्ट ऑफ सैंक्शंस हम पर लाद दिए। भारत परमाणु परीक्षण किया और इन्हें यह बता दिया कि इसके एवज में आप हम पर जितने भी प्रतिबंध लगाएंगे हमें सब कबूल हैं। साथियों, भारत के खिलाफ अमेरिका में जनता सड़कों पर उतर आई। सड़कों पर उतरकर डिमांड करने लगी कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं, और अमेरिका ने जिस दिन परीक्षण हुआ उसी दिन हम पर प्रतिबंध लगा दिए। 13 मई 1998 को एक प्रतिबंधों की लिस्ट निकल कर आती है, जिसमें भारत को जो भी फॉरेन असिस्टेंस मिलती थी उसे रोक दिया गया। डिफेंस आर्टिकल्स की सेल्स पर रोक लगा दी गई। जितनी भी मिलिट्री फाइनेंसिंग थी भारत की, वो सब रोक दी गई। तमाम प्रकार की क्रेडिट गारंटीज और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो थी भारत की, वो रोक दी गई। साथ ही साथ हमको तमाम प्रकार के जो फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट यूएस की तरफ से मिलते थे, उन सबको रोक दिया गया। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो बैंक थी, जो भारत में लोन और क्रेडिट दिया करती थी, उन्हें रोक दिया गया। भारत के एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया गया। कुल मिलाकर के भारत को उस समय खींचकर प्रतिबंधों से लाद दिया गया, लेकिन सरकारें तब हिली नहीं। उन्होंने समझ लिया था कि परमाणु बम अगर हमारे पास होगा तभी हम सुरक्षित होंगे, और ये आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि आज भी ईरान से अमेरिका को डर इसी बात का है कि अगर उनके पास परमाणु बम हो गया तो वो भविष्य में अमेरिका से डर निकाल बैठेंगे। नॉर्थ कोरिया ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक दिन भी चर्चा का विषय नहीं बना। कारण, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि उसके पास परमाणु बम है, और अगर उसके ज्यादा उंगली कर दी, किम जोंग उन खबरों में ही गायब हैं। अगर उसके किसी भी प्रकार से इन्होंने दिक्कतें खड़ी करी तो वो बदले की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अमेरिका उनको बिल्कुल साइड में रख करके चल रहा है। समझने की बात है, भारत पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इसी अमेरिका को 2 ही साल के बाद में झुकना पड़ा। इन्होंने धीरे धीरे भारत पर प्रतिबंध वर्ष 2001 में हटाने शुरू करने पड़े। मैं आज भी कह रहा हूं कि भारत पर जो ये ट्रंप कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। अमेरिका को खुद झुकना पड़ेगा। उसे पता है कि भारत के बाजार की अमेरिका को कितनी जरूरत है। उसे पता है कि भारत के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसका यह बर्ताव उसके लिए भविष्य में बहुत नुकसानदायक होगा, और विशेष रूप से वो समस्त भारतीय जो आज की जनरेशन में इन खबरों को सुनकर बड़े हो रहे हैं, उनका अमेरिका पर से विश्वास उतर चुका है। और ऐसे में इस विश्वास के बाद भारत फिर से अमेरिका पर विश्वास जल्दी से कर ले, यह संभव नहीं हो पाएगा। अमेरिका ने वर्ष 2001 से 8 के बीच में लगातार भारत से प्रतिबंधों को हटाया। भारत से ऐसे ऐसे एग्रीमेंट किए जो कि किसी और देश के साथ नहीं हो सकते थे। हमारे साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया गया, 123 एग्रीमेंट के नाम से एग्रीमेंट किया गया, और तो और अमेरिकी सरकार उस समय के लगे प्रतिबंधों को अब तक, जब तक बाइडेन जा रहे थे तब तक हटाते रहे।
ट्रंप फिर आते हैं। 2018 में अमेरिका के द्वारा रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से व्यापार करने पर काटसा नाम का एक प्रतिबंध एक्ट लाया जाता है, लेकिन उस एक्ट से भारत को बाहर रखा जाता है। S-400 भारत रूस से खरीदना चाहता है, तो भारत को यह कह करके दे दिया जाता है कि कोई बात नहीं, आप अगर चाहते हैं S-400 खरीदना रूस से, खरीदिए, हम आपको वेवर कर रहे हैं। यूएस ने भारत के ऊपर रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। भारत ने $5.43 बिलियन में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। लेकिन भारत पर कहा गया कि आप ईरान से तेल मत खरीदना। भारत ने ईरान से तेल ना खरीदकर ईरान को बाईपास करते हुए रूस से तेल खरीदना शुरू किया। यानी कि ट्रंप का पिछला कार्यकाल भी भारत को अपना एक मित्र खोवा दिया था। ईरान, जिसके साथ हम बढ़िया व्यापार किया करते थे, चाबहार पोर्ट से होकर के हमारी लगातार संभावनाएं जुड़ रही थी कि हम आने वाले समय में सेंट्रल एशिया तक पहुंचेंगे, उन सभी चीजों को इन्होंने दरकिनार किया। और दरकिनार करते हुए भारत ने निश्चित ही अमेरिकी प्रभाव में 2018 के बाद शायद जियोपॉलिटिकल रूप से कुछ त्रुटियां की होंगी, जिसकी वजह से ट्रंप के हौसले इस बार इतने बढ़ गए। साथियों, 2024 के अंदर अमेरिका ने फिर से, जब बाइडेन का काल था, भारत पर रशिया रिलेटेड जितने भी व्यापार थे, एक्टिविटीज थी भारत के साथ में, जितने भी कंपनी रूस से व्यापार करती थी, उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। लेकिन भारत ने साफ कहा कि हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब ट्रंप सत्ता में है, ट्रंप के द्वारा सत्ता में आते ही टैरिफ का उपयोग किया जा रहा है भारत को डराने के लिए। भारत इन चीजों से रुकने वाला नहीं है, लेकिन आवश्यकता है कि हम इस बात की कड़ाई से पालना करें कि अमेरिका हमें भविष्य में ना डरा पाए। भारत लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। लेकिन इस अर्थव्यवस्था के होने के साथ साथ हमारी निर्भरता अमेरिका पर ना हो, ताकि भविष्य में इस जैसे देश हमें अपने हाथ की कठपुतली ना बना ले, यह समझना आवश्यक होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा डाले जा रहे तमाम प्रयासों के चलते, दबावों के चलते भारत इन दिनों चीन के बहुत नजदीक आया है। लेकिन चीन के बारे में जब अमेरिका से पूछा गया, मार्को रूबियो से पूछा गया कि आपने चीन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, चीन भी तो रूस से तेल खरीदता है। इनका जवाब था कि चीन पहले 13% तेल खरीदता था, आज वो 16% तेल खरीद रहा है। वो किस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। भारत ने तो 1% से लेकर अब 40% तक पहुंच गया। पहले युद्ध से पहले वो 1% तेल भी नहीं खरीदता था, आज वो 40% तेल खरीद रहा है। ज्यादा सिग्निफिकेंट परिवर्तन तो भारत ने किया है, इसलिए हम भारत पर प्रतिबंध लगाए। दूसरा, इनका बयान था चीन के तेल खरीदने से दुनिया में प्राइस, तेल की कीमतों पर इजाफा नहीं होता, दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ती। साथियों, ये समझने की बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से यहां पर मार्को रूबियो ने बयान दिया है, वो बयान बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और वो सवाल सिंपल हैं कि यही तो बात भारत दुनिया को सिखा रहा था कि हम रूस से तेल इसलिए खरीदते हैं ताकि दुनिया में तेल की कीमतों पर असर ना पड़े। आज ये खुद डिफेंस लॉयर बनकर के चाइना के प्रशंसक बन के खड़े हैं। रीजन इसका साफ है, क्योंकि चाइना ने इनकी नसें दबाई हुई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के, मैंने बताया था कि किस तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट की एक्सपोर्ट चाइना ने रोक दी थी, जिसके चलते रूस को टोन डाउन होना पड़ा था। हाल ही में एक बयान इनके वाणिज्य मंत्री का आया है और वो तो बहुत ही हास्यास्पद है। वो भाई साहब कहते हैं कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं इनके ऊपर पेनल्टी के नाम पर, उसके पीछे का एक बड़ा रीजन है। बोले क्या? बोले इनकी वजह से भारत के अंदर कुछ अमीर लोग जो थे ना, वो पैसे वाले हो रहे थे। भारत के अंदर कुछ अमीर लोग धन कमा रहे थे। भारत ने $16 बिलियन कमा लिया अमेरिका को या फिर दुनिया को रूस का तेल बेच करके। पहले उन्होंने रूस से खरीदा और उसे और देशों को बेचकर इन्होंने $16 बिलियन का मुनाफा कमा लिया। और इन्होंने भारत के अंदर कोई रूस के या अमेरिका के खिलाफ प्रतिक्रिया ना हो जाए, इस पर इन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इनका कहना था कि भारत के अंदर कुछ अमीर लोग ऐसे हैं जो इसका लाभ कमा रहे हैं। भारत ने 1% से लेकर मतलब $16 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है और इस काम को करने में इनके कुछ अमीर लोग अपना पैसा बनाते चले जा रहे हैं। मैं पहले तो आपको यह बता दूं कि यह अमेरिका का इस तरह का जो बयान है वो किस तरह से गलत है। यह बात सही है कि भारत में अंबानी, अडानी या फिर जो भारत के अंदर ऑयल कंपनीज हैं, वो कियारा मतलब नायरा जैसी जो कंपनी है, वो भारत में तेल मंगा करके बाहर बेच रही थी। मतलब अंबानी की कंपनी बेच ही रही थी। लेकिन यह बात भी सच है कि आपने इस तेल से जो पैसा कमाया वो भारत के टैक्स में जुड़ा, नंबर 1।
नंबर दूसरा, भारत पर प्रतिबंध आप ये कहकर लगा रहे हो कि भारत ने लाभ कमाया और भारत के कुछ धन्ना सेठों ने लाभ कमाया। लेकिन प्रभु, आपने जो भारत पर प्रतिबंध लगाए, उससे तो भारत की आम जनता को ही नुकसान हुआ। भारत से जो स्टोन का, आभूषणों का काम होता था, जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को, वो आपके सैंक्शंस के चलते, आपके टैरिफ के चलते बाधित हुआ। तो अगर आप हम देशवासियों में ये भाव पैदा करना चाहते हो कि देखो हमने तो आप ही का भला किया, आपके कुछ अमीरों को लाभ कमाने से रोका। सर, हमारे देश के अमीर भी लाभ कमा करके टैक्सेशन भारत सरकार को ही देते हैं। लेकिन आपके द्वारा लगाए गए जो सैंक्शंस हैं, इससे मेरे देश के लोग बेरोजगार होते हैं। मेरे देश के लोग जिनको रोजगार के रूप में एक्सपोर्ट करने वाली जो सामग्री है उनका निर्माण करना होता है, उनके धंधे कम होते हैं। ये भारत सरकार निपट लेगी इन सब बातों से कि प्रॉफिटियरिंग को कैसे रोकना है। आप हमारे ऊपर वाकई में राज करने लगे हो क्या? मतलब आप दुनिया को ये बताने निकले हो, अपने आप को डेमोक्रेसी का मसीहा बनाकर, कि आप रूस से तेल मत खरीदो। क्यों? क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। आप हमें अब ये भी बताने लगे हो कि इंडिया में कुछ लोग पैसा कमा रहे थे, इसलिए हमने ये फैसला ले लिया। ये तरीके मीडिया के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से फैलाए जरूर जा सकते हैं, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और हम समस्त भारतीय इस बात को बेहतर तरीके से समझें। हमारे आंतरिक मुद्दों पर पहले अडानी के मामले में इन लोगों ने जिस तरह से हिंडनबर्ग का मामला चलाकर भारतीय बाजार को पूरी तरह हिला दिया था, अब ये सैंक्शन लगाकर भारत के अंदर सेंटिमेंट का भी लाभ लेना चाहते हैं। गजब! ऐसे में आप सभी को यह समझना होगा कि अमेरिकी लूप में नहीं फंसना है। ये लोग सभी वो प्रयास करेंगे। अब सवाल आता है भारत के ऊपर, ये जो बात कही इन्होंने कि भारत तो सीधा 42% तक तेल खरीदने लग गया है, चाइना तो 13% से बस 16 ही पहुंचा। तो मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं साथियों, ये 17 जुलाई तक 2025 तक के आंकड़े हैं। बस आप लाल रंग को मैच कर लीजिएगा, जिससे अंदाजा लग जाएगा। ये लाल रंग बताता है बिलियन यूएस डॉलर का कितना माल खरीदा गया। बस ये 2 बार अपने आप में कंपेयर करने के लिए पर्याप्त है कि चीन ने भारत से ज्यादा तेल खरीदा, लेकिन अमेरिका की नजर में यह 16% ही था चीनी आवश्यकता का, और भारत ने अपनी आवश्यकता का 42% खरीद लिया। इसलिए हमने भारत को प्रतिबंधित किया। या फिर यह कह दीजिए जनाब कि आपका भारत पर जोर चलता था, इसलिए आपने भारत पर प्रतिबंध लगाए। चीन पर आपका प्रतिबंध नहीं चलता था, इसलिए आपने उन्हें छोड़ दिया। क्योंकि चीन को आपने पहले सोचा था कि इसको पनिशमेंट देंगे, लेकिन चीन ने आपको उल्टा आप ही की तरीके से पछता दिया, आपको पछाड़ दिया था। आपको याद होगा मैंने कल भी एक सेशन किया था, चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं, और मैंने बताया था कि उन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर से भारत पर लगे हुए जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए हैं। ये वही प्रतिबंध थे जो अमेरिका पर इन्होंने लगाए थे। और तो और अब चीन और भारत एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। यूएस के इन तमाम प्रयासों से भारत के प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ होने वाली ब्रिक्स की बैठकों में बहुत विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब 3 दिवसीय यात्रा पर रशिया पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्री इस समय रूस की यात्रा पर हैं। और हां, रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के अंदर जो एम्बेसी है उसके अंदर बयान दिया गया है कि भारतीयों परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका का बाजार बंद होता है तो हम अपना बाजार आपके लिए खोल कर रखे हैं। अपना सामान रूस में एक्सपोर्ट करिए। नंबर दूसरा, भारतीयों के लिए एक और ज्यादा रूस ने जो ऑफर दिया वो ये कि अब आप अपना तेल हमसे 5% और कम दाम पर खरीद पाएंगे। यानी कि रूस ने तेल की कीमतों में 5% और कटौती कर दी है कि भारत सस्ता तेल खरीद ले। कुल मिलाकर के रूस भी भारत को अपने साथ लिए दौड़ रहा है। अगर अमेरिका चाहता है कि भारत पर इस तरह का प्रतिबंध गेम खेला जाए तो रूस और भारत की इस मित्रता को उसके लिए तोड़ना बहुत नामुमकिन होगा। देखना होगा कि भारत सरकार रूस का साथ देते हुए अमेरिका को किस तरह से सबक सिखाती है। यह निश्चित ही एक लर्निंग लेसन होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी भारत ने फिलहाल रुपी ट्रेड को करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। ब्रिक्स की बैठक भारत में होंगी, निश्चित ही वो आने वाले समय में अमेरिका को एक बड़ा मैसेज देने के लिए होंगी। बाकी जैसी भी चीजें निकल कर आती हैं हम आपके सामने रखेंगे। फिर भी इन सब के बावजूद एक सलाह है, अगर भारत चाहता है वाकई में अमेरिका को पछाड़ना, तो कुछ पंक्तियां हैं जिन पर वाकई में हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि हम भारत के अंदर टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। साथियों, टूरिज्म में हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। हम ग्लोबली कैंपेन चलाएं, लोगों को भारत में बुलाएं, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। विदेशी लोग जो धन लेकर के आए, उससे हमारे यहां पर ना केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। इसी के साथ साथ
जितनी भी समस्याएँ आने वाले समय में एक्सपोर्टर्स के साथ आ सकती हैं, सरकार उनके लिए एक प्रॉपर फंड बनाए और उनको मदद पहुँचाए। भारत के साथ ईयू है, आसियान है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इनके साथ हमारे ट्रेड डील्स को और टाइट किया जाए। भारत प्रयास करे कि वो आईटी, कंसल्टिंग और फिनटेक जैसे कामों को बहुत बखूबी करते हुए चले। इन चीज़ों में जहाँ हमारी अपनी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, उन्हें हम बहुत ज़्यादा अपनी ताकत बना लें। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना से चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करें। हम अपने यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंसेंटिवाइज़ करें। हम प्रयास करें कि हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ हमारा व्यापार रुपए के अंदर होने लगे। हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को वैल्यू एडिशन के साथ-साथ और बढ़ाएँ। इंडियन कल्चर, वेलनेस, आयुर्वेद जैसी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करें। हम अपने लॉजिस्टिक्स को मजबूत करें क्योंकि अल्टीमेटली ये समय है भारत को मजबूती से उठ खड़ा होने का। ये समय है भारत के लिए अमेरिका को चुनौती देने का और उस चुनौती से सबक लेकर के दुनिया की ताकत बनने का। आप लोग इस विषय पर क्या अपनी राय रखते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बा